डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट वाटर रिलेशन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम वाटर रिलेशन में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल अवशोषण की क्रिया या जल अवशोषण क्या है। प्लांट्स जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण ही कोशिकाएं जो होती हैं वो स्वेत हो जाती है, टर्जित हो जाती है, और इस टर्जिटी से प्लांट में दृढ़ता आती है और वो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। जल पौधे के लिए सभी जैविक क्रियाओं में आवश्यक होता है, और ये जो जल अवशोषित किया जाता है वो मूल के द्वारा किया जाता है, और मूल का रूट जो प्लांट मतलब रूट से जो जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया जाता है उसका केवल 10% ही पानी जो होता है वो पौधा अपनी कार्यकी और जैव रासायनिक क्रियाओं में काम में लेता है। 90% वाटर मतलब जितना भी एब्जॉर्ब किया रूट ने पानी, उसका 10% ही फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम आया, और 90% पानी जो था वो पौधे अपनी उस 90% पार्ट का पौधे के वायवीय भाग से वो वाष्प के रूप में उसका उत्सर्जन हो जाता है। अब तो जल अवशोषण की क्रिया के द्वारा ही इस वाष्पोत्सर्जन से जो 90% पानी गया उसकी पूर्ति की जाती है। जितना वाष्पोत्सर्जन से पानी निकलेगा अवशोषण की क्रिया और भी ज्यादा होती है। और अगर किसी भी फ्रेश प्लांट का वेट लिया जाए तो उसमें अधिकांश भाग जो होता है वो जल होता है। जलीय पौधे में 90% अगर उसमें पानी होता है, तो अगर जलीय पौधे के और वृक्ष की तुलना की जाए तो ट्रीज में पानी जो होता है वो हाइड्रोफिटिक प्लांट से जलीय पौधों की अपेक्षा उनमें 45 to 90% होता है। इस जल को कैसे लिया जाता है? तो स्थलीय पादप जो होते हैं भूमि से जल अवशोषण करते हैं, और वो जल अवशोषण करते हैं तो मेन सोर्स क्या है? भूमि, मिट्टी होगी। तो मृदा जल को संग्रहित भी कर रही है, मतलब स्टोर तो करती है। दूसरा, ये रूट की ग्रोथ के लिए एक मीडियम भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ मिट्टी जो है वो खनिज पोषक तत्वों को साधे रखने का भी काम करती है। भूमि में पानी कहाँ से आया? वो आएगा, मेन सोर्स क्या होगा? रेन वाटर। इसके अलावा और कहाँ से पानी आ सकता है? ग्राउंड वाटर से, भूमजल स्तर से, या मेल्टिंग आइस की मेल्टिंग होती है उससे, या जब इरिगेशन में दिया जाता है। ये इसके सहायक सोर्स होते हैं। मेन सोर्स इज रेन। अब आता है कि अगर भूमि में पाए जाने वाली की जल की मात्रा क्या था? मृदा जल, मतलब जो मृदा में उपस्थित जल होता है उसको हम मृदा जल कहते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर अब हमारी ये टाइप ऑफ हो गया। जल की मात्रा के आधार पर हम मृदा जल को 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है होल, यानी मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा। किसार्ड का मतलब होता है जल की मात्रा, वो मात्रा जो प्लांट को अवेलेबल होती है, जो उपलब्ध होती है। और इकार्ड का मतलब होता है पादपों द्वारा जल की वो मात्रा जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती। तो होलार्ड इज इक्वल टू किसार्ड प्लस इकार्ड। किसार्ड प्लस इकार्ड। किसार्ड मीन्स वो मात्रा जो पौधे को अवेलेबल होगी होलार्ड में से, और इकार्ड अगर हम होलार्ड में से किसार्ड को माइनस कर देंगे
तो इकार्ड पार्ट पड़ जाएगा जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। इसी तरीके से मृदा जल जो है वो आपको हम उसको अलग अलग निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल मतलब जो पानी, जैसे बारिश हो गई और बारिश के बाद पानी जो है मिट्टी के कणों से होता हुआ नीचे गुरुत्व की ओर चला जाता है, जो ग्राउंड वाटर भी बनाता है, उसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, प्लांट को ये अवेलेबल नहीं होता। रनवे वाटर होता है, यानी बारिश के बाद धीरे धीरे मिट्टी की सतह पर ही बहता रहता है पानी, वो रनवे वाटर होता है। और कैपिलरी वाटर जो होता है वो मिट्टी के अंतरावकाशों के ऊपर एक पतली, कैपिलरी के फॉर्म में पतली कोशिकाओं का एक जाल होता है जो पौधे के ऊपर प्रस्तनाव के कारण एक पतली लेयर के रूप में होता है, उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ये वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्लांट को अवेलेबल होता है। और दूसरा होता है आर्द्रताग्राही वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और नेक्स्ट होता है लास्ट अपने केमिकली बाउंडेड, जो कि रसायन जुड़े रसायन होते हैं पानी में, उनके साथ बाउंड वाटर होता है, उसको हम केमिकली बाउंडेड वाटर कहते हैं। अब हम जब एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं तो प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट आपके थैलोफाइट्स से लेके एंजियोस्पर्म तक वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन प्लांट्स, एल्गी में, एल्गी की जो एल्गी पानी में है तो उनकी बाह्य सतह के द्वारा, सभी कोशिकाओं की बाह्य सतह के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके साथ साथ ब्रायोफाइट्स में पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा, उन ब्रायोफाइट्स में मूलाभास, जो मूल का आभास करा रहे हैं, राइजोइड्स, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स हैं जिनके द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ब्रायोफाइट्स हम लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट लैंड प्लांट है, तो इनमें रूट की तरह ही प्लांट आपके ऑर्गन उपस्थित है जिसको मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं। इसी तरीके से जो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है उनमें वेल डेवलप रूट सिस्टम है और वो रूट्स जो है वही पानी को, वही मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स होते हैं। इन प्लांट्स में वेल रूट सिस्टम बहुत अच्छी थे, मूल जो सिस्टम है, मूल का सिस्टम, रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। जड़ें गहरी भी होती हैं, वो डिपेंड करता है कि प्राणी का किस तरह का प्लांट है, और गहराई तक फैली होती हैं, वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं। जब इस रूट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो रूट का सबसे नीचे वाला पार्ट रूट कैप कहलाता है। इसको हम 3 जोन्स में बांटते हैं। जो रूट कैप के ऊपर वाला जो जोन होता है उसको हम मैरिस्मेटिक जोन कहते हैं, यानी यहाँ की सेल्स होती हैं वे मैरिस्मेटिक सेल्स हैं जो डिवीजन करती हैं और डिवीजन करके कोशिका का नंबर बनाती हैं। नेक्स्ट रीजन जो होता है, जो ग्रोइंग पॉइंट या मैरिस्मेटिक जोन है, उसके ऊपर का रीजन कहलाता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। इट मीन्स जहाँ पर जो मैरिस्मेटिक जोन से जो सेल्स बनेंगी उन कोशिकाओं का दीर्घीकरण, इलॉन्गेशन इस क्षेत्र में होता है। सबसे ऊपर वाला जो जोन है रीजन ऑफ मैच्योर्ड सेल कहलाता है, मैच्योरेशन जोन कहलाता है। इस मैच्योरेशन जोन के अंदर जो यहाँ पर इलॉन्गेट सेल्स हो जाती हैं वो कोशिकाएं ऊपर जाके मैच्योरेशन ले लेती हैं, मतलब कंप्लीट परिपक्व क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये रूट हेयर्स जो होते हैं ये ही पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो मेन जो रूट में ये ऑर्गन जो है, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, यही होता है, रूट हेयर्स। हम पढ़ते हैं, जब हमने ये जनरल पढ़ लिया कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में कितना परसेंटेज पानी जो है रूट्स लेती हैं, उनका कितना % काम आता है और कितना निकल जाता है, ये सब पानी निकल जाता है। और इसके बाद इतना सब पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। क्रेमर ने 1949 में बता दिया कि जो जल अवशोषण की क्रियाविधि जो होती है इसको 2 भागों में बांटा जाता है।
एक होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, सक्रिय जल अवशोषण, और एक होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, इसको निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया कहते हैं। जैसे नाम से पता है सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है इसमें जो अवशोषण के लिए जो आवश्यक बल हैं वो सब कहाँ पर उपस्थित होते हैं, रूट में डेवलप होते हैं, रूट में ही होते हैं, और रूट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। इसलिए इस प्रकार के वाटर एब्जॉर्प्शन को एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि रूट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। रेनर ने ये दिया था कि एक्टिव जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी 2 टाइप का होता है इन 1912 to 1915। इनके अकॉर्डिंग जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो रही है वो 2 तरीके से होती है, थ्रू एक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, एंड दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। यानी सक्रिय अवशोषण की क्रिया तो हो रही है लेकिन किसके द्वारा, परासरणीय क्रिया विधि के द्वारा। और दूसरी जो इसी को एक्टिव एब्जॉर्प्शन को सेकंड पार्ट जो होता है उसका होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। यानी एब्जॉर्प्शन तो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म तो हो रहा है, एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है लेकिन नॉन ऑस्मोटिक है। थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म जो है उसकी परिकल्पना एटकिंस और प्रिस्ट ने दी थी 1916 एंड 1920 to 22। इसके हिसाब से इनके मतलब इस एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन का ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, जैसे हमको सभी को पता है कि ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा ही वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। ऑस्मोसिस के कारण पर जैसे हमको पता है कि जल का अवशोषण परासरण की क्रिया क्या है, जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। तो ये डायग्राम जो है ये शो कर रहा है कि जैसे रूट हेयर है और रूट हेयर्स के बाहर जो है मिट्टी में वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो रूट हेयर का जो सेल सेप है उसका ओपी बाहर के ओपी से ज़्यादा है, तो वाटर जो होता है वो अपने मूल रोम की बाह्य कोशिका से मूल रोम के अंदर प्रवेश करता है। हाई ओपी टू लो ओपी टू हो हाई ओपी में पानी चला गया। अब इसी के कारण आगे जो इसकी पास की सेल्स थी जब पानी एब्जॉर्ब किया तो पानी उसके कारण पानी जो है नेक्स्ट पे आगे वाले सतह पर कम हो गया ओपी, तो वो वहां से पानी जो होगा वो अब आगे जाएगा, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। तो लो आगे इस टिप पर ओपी कम हो गया, आगे ओपी ज्यादा है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम। इस तरीके से पानी की एंट्री एपिडर्मिस से रूट हेयर से होती हुई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स की सभी सेल में इंटरसेलुलर स्पेसिस से होता हुआ पानी एंडोडर्मिस पे चला जाता है। तो एंडोडर्मिस की सेल्स जो होती है उसमें तो कैस्पेरिस टिप्स है, लेकिन एंडोडर्मिस के नेक्स्ट जो है वो पेरिसाइकिल रीजन के बाद जाइलम पार्ट आता है। तो जाइलम की इन प्रोटोजाइलम की सेल्स जो होती है उनकी रेडियल लेयर्स के ऊपर वहां पर पैसिव सेल्स होती है, इसके थ्रू पानी अंदर जाइलम के अंदर चला जाता है, रूट के जाइलम में चला जाता है। रूट के जाइलम में जाने के बाद अब यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होता है, इसलिए एक दाब डेवलप होगा, उस दाब से पानी जो होगा मतलब पानी रूट हेयर्स लेंगे और इनकी एंट्री होगी। तो एक जो पाथ बन जाता है वो पाथ होगा एपिडर्मिस से रूट हेयर टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकिल एंड पेरिसाइकिल टू जाइलम। इस तरीके से वाटर की एंट्री होती है। तो ऑस्मोसिस के कारण ही जो हुआ ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है ये ऑस्मोटिक मैकेनिज्म कहलाता है। सेकेंड मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो सक्रिय अवशोषण की क्रिया तो हो रही है लेकिन वहां पर वो ऑस्मोसिस के द्वारा ना होकर मेटाबॉलिक एनर्जी के व्यय के कारण होती है। जितनी भी मेटाबॉलिक एनर्जी है उसका यूज होता है, उसके यूज से ही
जो होगी वहां पे ऑस्मोसिस काम में नहीं आ रहा, उसमें जो रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिल रही है, जो वहां पे वो ग्लूकोज टूटेगा, टूटने से जो एटीपी फॉर्म होगी, उसी एटीपी के कारण जो होता है पानी का अवशोषण की क्रिया होती है। तो ये मैकेनिज्म जो है वो थिमन और क्रेमर ने दिया 1949 की, कि मतलब अवशोषण के लिए ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो वाटर मैकेनिज्म का जो सेकंड पार्ट था वो है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया में जो आवश्यक बल जो होते हैं, जो फैक्टर्स जो हैं वो रूट में नहीं है, रूट ना होके कहाँ पर होंगे, पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। पौधे के वायवीय भागों पे ये शूट्स पर डेवलप होते रहते हैं। इसमें रूट होगा तो एब्जॉर्प्शन बाय द रूट ना होके थ्रू द रूट, मतलब यहाँ पर रूट केवल एक रास्ता दे रही है, एक मार्ग की तरह काम करती है। तो आवश्यक बल शूट में उपस्थित होते हैं, रूट में नहीं है, परों में उपस्थित है। इसमें जड़ की जो भूमिका है वो द्वितीय सेकेंडरी है, और जल अवशोषण की जो मुख्य क्रिया होती है वो निष्क्रिय अवशोषण है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन का मतलब 98% जो अवशोषण की क्रिया निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया होती है। इनमें आवश्यक बल जो होते हैं वो पौधे के वायवीय भागों पर उपस्थित होते हैं, और वायवीय भाग मतलब लीफ। अभी इसमें हम अभी ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो डेवलप हो रहे हैं, शूट पर डेवलप है, और शूट में जो डेवलप होते हैं वो पत्ती पर है, और पत्ती के द्वारा ही जो है आवश्यक क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, और उस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही टेंशन डेवलप होता है जाइलम में, और जाइलम से फिर वाटर अब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो प्रक्रिया में जल का अवशोषण पर्ण मध्यतक कोशिकाओं की मिट्टी द्वारा होता है। जल अवशोषण की क्रिया कहाँ पर होगी, लीफ के मेसोफिल पार्ट पे होगी। फलस्वरूप उन कोशिकाओं में जल की कमी होती रहती है। तो मतलब पानी जो निकला, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से हुई, मेसोफिल में हुई, तो वहां पर पानी कम हो गया। तो वहां पर जब पानी, तो सेल जो होती है वो, अब वहां पर पानी निकल गया, तो पानी निकलने के कारण उनमें उनकी टर्जिडिटी कम हो गई, और उस टर्जिडिटी की कमी के कारण वहां की डीपीडी जाइलम कोशिका के डीपीडी से अधिक हो जाती है। डीपीडी की इस कमी को पूरा करने के लिए जल आसपास की जाइलम कोशिकाओं के द्वारा आसपास में लेगा, मतलब पर्णमध्योतक पानी तो लेता जा रहा है, अब उस पर्णमध्योतक में पानी की कमी हो गई उसकी उन सेल्स में, तो वो सेल्स क्या लेंगी, वो आसपास की जाइलम कोशिकाओं से पानी लेने का काम करेंगी। और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, लीफ में पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता जा रहा है, तो वो आसपास की कोशिकाओं से पानी ले लेके इस कमी को पूरा करती रहती है। जाइलम कोशिकाओं के जल के निरंतर विसरण के कारण जाइलम में अब एक टेंशन डेवलप, अब क्या रेगुलरली पानी निकलता जा रहा है, तो अब वहां पर क्या होगा, जाइलम में एक टेंशन डेवलप होगा, और ये एक के कारण ये टेंशन पत्ती, तने में और जड़ की जाइलम कोशिका वाहिकाओं के अंदर एक जल स्तंभ बना लेती है। मतलब इस तरह से जो स्तंभ जो होगा, मतलब एक कॉलम बन गया, वाटर कॉलम बन गया, कहाँ से, ऊपर से लेके नीचे तक, लीफ से लेकर, और जल के अणुओं के बीच में तो 3 पॉइंट होंगे, एक तो वाटर कॉलम बनेगा, और दूसरा जो सेम मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में ससंजन बल कोहेसिव फोर्स होता है। तो पत्ती की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न तनाव जड़ की वाहिलम, तो इस तरह से जो टेंशन डेवलप हुआ ऊपर से नीचे, पत्ती के जाइलम से लेकर जड़ के जाइलम कोशिकाओं में तक ये टेंशन पहुंच जाता है। इस तरह से जड़ की जाइलम वाहिकाओं का डीपीडी कॉर्टेक्स की पैरेन्काइम कोशिकाओं के डीपीडी से अधिक हो जाता है। एम जल का विसरण कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमिक कोशिकाओं से जल वाहिकाओं में होने लगता है। धीरे धीरे जल विसरण दाब की न्यूनता कॉर्टेक्स से होते हुए अब कहाँ चली गई, मतलब ये जो डेवलप हो रहा है ऊपर से नीचे, तो कॉर्टेक्स तक आ गया, कॉर्टेक्स के बाद कहाँ जाएगा, मूल रोम तक पहुंच जाता है। इसके कारण मूल रोम में जल का विसरण कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से होता है।
मूलरोम के कोशिका रस की परासरण सांद्रता बढ़ जाएगी और मिट्टी में उपस्थित कैपिलरी वाटर की सांद्रता मूलरोम के कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है और अब जल मूलरोम से अंदर की ओर प्रवेश करेगा। तो मतलब ऊपर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, वो टेंशन ऊपर से नीचे आया और नीचे होने के कारण अब वहां पर डीपीडी की कोशिका रस की सांद्रता कम हो गई मूलरोम के, इसलिए पानी अब बाहर से अंदर जाएगा। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन के कारण पर्ण मध्ययुतक कोशिकाओं में उत्पन्न डीपीडी और जाइनल में उत्पन्न तनाव के कारण मूलरोम मृदा का से जल का अवशोषण करते। अतः यह स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में पौधे की जड़ जल प्रवाह के लिए एक मार्ग का कार्य करती है, और जल अवशोषण के कारक पर्ण मध्ययुतक की में विसरण दाब न्यूनता की अधिकता और जल स्तंभ के तनाव पत्तियों में उत्पन्न होते हैं। तो मेन एब्जॉर्प्शन की क्रिया जो होती है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, और पैसिव एब्जॉर्प्शन 98% होता है। मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन के कारण ही जल अवशोषण की जो है वो लगभग 98% होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर। सक्रिय अवशोषण की क्रिया पौधे के जीवित ऊतकों के द्वारा होती है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया एक फिजिकल विधि है। इसमें जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है और इसमें जीवित ऊतक की कोई भी भूमिका नहीं होती। सक्रिय अवशोषण के अपरासरणीय जो मैकेनिज्म था, अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक दोनों होता है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण पौधे के वायवीय भागों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। इसमें एक्टिव अब्जॉर्प्शन में जड़ें सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में जड़ें केवल मार्ग का कार्य करती हैं। थैंक यू।